नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के जिलों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे जिलों का अध्ययन कर चुके हैं। आज जिस जिले का अपन अध्ययन करेंगे वो जिला रहेगा आपका राजस्थान की राजधानी, जिसे हम कहते हैं जयपुर जिला। क्या रहेगा? जयपुर जिला। तो आइए शुरू करते हैं जयपुर जिले को। जयपुर जिला जयपुर जिले की बात करें तो ये राजधानी है राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है, वो आप सभी को पता है, ये नॉर्मल सा कोई फैक्ट है। ठीक है, बात करें कि राजधानी अब बनाया किस फैक्ट पे, ये याद करने की चीज है। आपने सोचा होगा कि सर राजधानी बता रहे हैं, लेकिन राजधानी किस कारण से बनी और कौन सी समिति थी जिसके कारण ये बनी। तो ध्यान रखना कि जो जयपुर है वो पेयजल की सुविधा के कारण इसको राजधानी बनाया गया था। राजस्थान की राजधानी जो बनाया गया था वो पेयजल की सुविधा के आधार पर बनाया गया था, और इसको जो बनाने वाले थे उस समिति का नाम था पी सत्यनारायण समिति। कौन थी? पी सत्यनारायण समिति। और ये राजस्थान की राजधानी बड़ी कब थी? तो बात करें कि राजस्थान की राजधानी 30 मार्च 1949 को बनती है। कब बनती है? 1949 को राजस्थान की राजधानी से बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना, जो राजधानी है, राजधानी, इसको राजधानी का दर्जा क्यों दिया गया? पेयजल की सुविधा के कारण। किसकी जगह? पेयजल की सुविधा के कारण इसे राजधानी का दर्जा दिया गया। अब राजधानी का दर्जा देने वाली समिति कौन सी थी? तो उस समिति का नाम था पी नारायण समिति। कौन सी? पी सत्यनारायण समिति। ठीक है, पी सत्यनारायण समिति। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जयपुर को जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? किस समिति पे? पी सत्यनारायण समिति। इस पी सत्यनारायण समिति ने कई प्रकार के आकलन के बाद कहा था कि पेयजल की सुविधा भी अच्छी है यहाँ पर, इसलिए इसे राजधानी घोषित कर देते हैं। फिर ये राजधानी बना कब था? ये बना था 30 मार्च 1949 को। ठीक है, याद रखेंगे 30 मार्च 1949 को, जिसे हम 30 मार्च इसे कह सकते हो राजस्थान दिवस भी हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। हालांकि एकीकरण लास्ट में हुआ था 1956 के अंदर हुआ था, लेकिन 30 मार्च 1949 को इसको राजधानी बना दिया गया था, राजस्थान की, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और बात करें कि जयपुर राजधानी क्षेत्र में है और यहाँ पर कह सकते हो कि सर्वाधिक कह सकते हो जनसंख्या भी निवास यहीं पर करती है। ठीक है, अब बात करें, ये तो होगी बात कि जो आधुनिक बात है, बात करें इसके इतिहास की, बात करें इसके भौगोलिक परिचय की, तो ये किस प्रकार से है ये भी ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है, तो बात करें कि इसे कहा जाता है राजस्थान की दूसरी काशी कहा जाता है, मंदिरों की अधिकता के कारण। किसके कारण? मंदिरों की अधिकता के कारण। और भारत का, राजस्थान का ही नहीं, भारत का, देश का, भारत का पहला ऐसा शहर है जो सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ है। सुव्यवस्थित तरीके से यानी सुनियोजित तरीके से, यानी पहले इसकी प्लानिंग की गई है पूरी की पूरी कि किस प्रकार की इसकी सड़कें होंगी, किस प्रकार के भवन किस दिशा में खुलेंगे, किस प्रकार की सुविधा रहेगी। तो भारत का पहला सुव्यवस्थित नगर भी यही है। ठीक है, और इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है, सुंदरता के कारण। क्या कहा जाता है? सुंदरता के कारण इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। जो पेरिस फ्रांस की राजधानी है, सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है, उसीलिए इसको भी कहा जाता है। ठीक है, और भव्यता इसकी कहा जाता है मॉस्को की तरह है। ठीक है, और भी कई प्रकार के फैक्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए और शुरू करते हैं इसको। ठीक है, बात करें जयपुर के अंदर, इसे कहा जाता है राजस्थान की दूसरी काशी।
भाई दूसरी काशी, तो पहली कौन सी होगी ध्यान रखना। पहली मैंने बता चुका हूँ, जिला हम पढ़ चुके हैं, बूंदी को कहते हैं राजस्थान की छोटी काशी, ठीक है। राजस्थान की दूसरी काशी मंदिरों के कारण, यहाँ पर मंदिरों की अधिकता है इस कारण से, मंदिरों के कारण, ठीक है। मंदिरों के कारण इसे कहा जाता है दूसरी काशी, और इसे वृंदावन भी कहा जाता है। वृंदावन, राजस्थान का वृंदावन, किस कारण से? यही कारण है कि यहाँ पर जो कह सकते हो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण जी के मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, उनकी अधिकता है, इसके कारण से वृंदावन भी कहा जाता है, ठीक है। बात करें कि जो इसकी भव्यता है वो है मॉस्को की तरह, किसकी तरह? मॉस्को की तरह। जो इसकी भव्यता है वो मॉस्को, यानी जो रूस की राजधानी है उसके, ठीक है। और जो इसकी सुंदरता है वो पेरिस के समान मानेगी। किसके समान? पेरिस की, जो फ्रांस की राजधानी, उसके समान इसकी सुंदरता मानी गई है। और जो आकर्षक है इसका, वो बूढ़ा स्टेंग की तरह माना गया है। किसकी तरह? आकर्षक, बूढ़ा स्टेंग, जो आपकी हंगरी की राजधानी है, इसके प्रकार इसकी तुलना की गई है। यानी अगर कहते हैं सुंदरता के मामले में भारत में अगर किसी का स्थान आता है तो वो आता है जयपुर जिले का। किसका आता है? जयपुर का। यहाँ की सड़कों के कारण, यहाँ की इमारतों के कारण और यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के कारण काफी चर्चा में ये रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये फैक्ट हमने देख लिए हैं। सुंदरता के कारण ये पेरिस कहलाता है। क्या? भारत का पेरिस, या इसे कहते हैं पूर्व का पेरिस, या भारत का पेरिस कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस भी इसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करें कि जयपुर को और हम नाम क्या देते हैं। जयपुर को और नाम जब सब आप जानते हैं, और हम इसे गुलाबी नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी। ये गुलाबी नगरी क्यों कहते हैं? यानी यहाँ की जो इमारतें हैं उनको गुलाबी रंग से रंगवाया था। और ये किसने रंगवाया था, ये भी आपको ध्यान करना है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड के प्रिंस अल्बर्ट थे, प्रिंस अल्बर्ट थे, जब उनका भारत आगमन होता है तब जो जयपुर की इमारतें हैं उनको गुलाबी रंग से रंगवाया जाता है, ठीक है। और आप ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किस शासन काल में ये रंगवाया गया था, ठीक है। अब बात करें, इसको गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी भी से कहा जाता है। ये भी नॉर्मल सा फैक्ट है। अब बात करें इसका प्राचीन नाम क्या था भाई? प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम मिलता है जो प्राचीन नाम मिलता है इसका, वो मिलता है जयनगर। क्या मिलता है? जयनगर। अब प्राचीन नाम इसका जयनगर है, और धीरे धीरे ये क्या बन गया? जयपुर बन गया। क्या बन गया? जयपुर बन गया, ठीक है। अब बात करें कि इसकी जो वास्तुकार थे इसके, वो कौन थे? इसके जो वास्तुकार थे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे। विद्याधर भट्टाचार्य ये पश्चिम जो आपका बंगाल था, बंगाल के ब्राह्मण थे, ठीक है। बंगाल के ब्राह्मण थे विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। इसके द्वारा इसको पूरा का पूरा कह सकते हो डिजाइन किया गया, पूरा का पूरा आर्किटेक्ट इसके द्वारा किया गया है, ठीक है। वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। इन्होंने जो इसका निर्माण किया है, या कह सकते हो जयपुर की स्थापना की है, वो इस प्रकार से की है। इन्होंने
इस प्रकार जयपुर को बनाया है। यानी जयपुर को इन्होंने वर्गाकार स्थिति में, जहां पर 9 वर्ग और 9 चौकड़ियां मिलती है, क्या मिलते हैं, 9 वर्ग और 9 चौकड़ियां और 18 मुख्य सड़कें, यानी ये तो कह सकते हो कि 18 मुख्य सड़कें, और हर जो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के कोण के सिद्धांत पे, 90 डिग्री कोण के सिद्धांत पे इसकी बसावट हुई है। यानी जो प्रत्येक घर है उसके जो कह सकते हो मुख्य द्वार है वो सड़क पर खुलता है। किस पे खुलता है, सड़क पर खुलता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि प्रत्येक 9 वर्ग और 9 चौकड़ियों में इसको बांटा था। ठीक है, प्रत्येक को कह सकते हो कि 90 डिग्री के कोण के सिद्धांत पे बनाया था। ठीक है, और जो इसकी नींव रखी थी वो रखी थी 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, 18 नवंबर 1727 को किसके द्वारा, आपके जय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, जय सिंह के द्वारा। ठीक है, अब बात करें कि स्वाई जय सिंह के द्वारा इसकी नींव रख दी गई थी, और जो वास्तुकार थे वो थे विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, ये नींव रखी थी स्वाई जय सिंह द्वारा, स्वाई जय सिंह द्वारा। ठीक है, इसी कारण इसका नाम पड़ा था जयनगर। क्या पड़ा था, जयनगर। ठीक है, अब बात करें कि जयपुर को सर्वप्रथम जो पिंक सिटी है ये नाम किसने दिया था। जो सर्वप्रथम जयपुर को हम कहते हैं पिंक सिटी या गुलाबी नगरी, जो जयपुर को पिंक सिटी नाम, ये नाम किसने दिया था सबसे पहले, तो ये दिया था स्टैनली रीड ने। किसने दिया था, स्टैनली रीड ने इसको सबसे पहले पिंक सिटी कहा था। एक अंग्रेज अधिकारी है, इन्होंने इसको पिंक सिटी या कह सकते हो गुलाबी नगरी कहा था। किसने, स्टैनली रीड थे। तो ये आपको बनावट समझ में आई होगी। यानी भारत का प्रथम, ये भारत का प्रथम सुव्यवस्थित नगर है। यानी ये भारत का प्रथम सुव्यवस्थित नगर है जिसको इस प्रकार से बसाया गया। इसी के अंदर सारे के सारे जयपुर के अंदर जो आपके महल है, आपके जितने भी हवा महल है, हवा महल कह सकते हो, जंतर मंतर, वेधशाला है, जो भी सारे के सारे जितने भी प्रकार के हैं वो यहाँ पे बसे हुए, यहाँ पे से बनाए हुए। ठीक है, यानी पहले पूरी प्लानिंग की किस प्रकार जयपुर को बचाना है। जयपुर बाद में बसाया गया था, पहले आमेर हुआ था कह सकते हो, उसके बाद में और भी सारी चीजें बसी गई थी। ठीक है, पहले आमेर का दुर्ग है कह सकते हो, ये भी प्रकार की चीजें बसी थी। अब इसके इतिहास की बात करें, इतिहास की बात करें तो यहाँ के जो प्रथम शासक हुए थे कछुआ वंश का शासक था। किसका, कछुआ वंश का। मैंने बात की थी कछुआ वंश, जिन्होंने प्रथम राजधानी बनाया था अपनी दौसा को। किसको बनाया था, दौसा को। फिर दूसरी बनाया था मांझी को। किसको बनाया था, मांझी को। और उसके बाद आमेर को, और चौथी राजधानी हुई थी जयपुर। कौन सी, चौथी राजधानी। तब ये कछुआ वंश का शासन यहाँ पे कह सकते हो हुआ था। ठीक है, जयपुर नगर अलग से बसाया गया था। फिर ठीक है, अब इसके बाद में बात करें कि इसके अंदर प्रमुखतः हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन सी भव्य इमारतें यहाँ पर होगी, कौन कौन से मुख्य पर्यटन के स्थल होंगे, उनको चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करें जयपुर के बारे में एक फैक्ट और पढ़ लेते हैं। अपने जो भारत के भौतिक शास्त्री हुए हैं, भौतिक शास्त्री जो सीवी रमन है, सीवी रमन, इन्होंने जयपुर के बारे में एक नाम दिया है, संज्ञा दी जयपुर को आर्ट ऑफ गलोरी। आर्ट ऑफ गलोरी यानी भव्यता का शहर कहा है। इन्होंने क्या कहा है, भव्यता का शहर कहा है। ठीक है, सॉरी आर्ट नहीं, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, आइलैंड ऑफ ग्लोरी।
आइलैंड ऑफ गलोर, जिसे कहते हैं भव्यता का शहर, भव्यता का शहर, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा है, सीवी रमन ने कहा। किसने कहा, सीवी रमन ने इसको आर्ट ऑफ ग्लोरी कहा है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करें जयपुर के अंदर जो प्रमुख मेले बढ़ते हैं उनकी बात करते हैं। जयपुर के अंदर प्रमुख मेले कौन से बढ़ते हैं, ठीक है। प्रमुख मेलों की बात करें तो जयपुर के अंदर पहला मेला रहेगा आपका, जयपुर की सबसे अधिक अगर प्रसिद्ध है तो वो गणगौर है। कौन सी प्रसिद्ध है, गणगौर, गणगौर का मेला प्रसिद्ध है। कौन सा, गणगौर, गणगौर, ठीक है। कौन सा मेला, गणगौर का मेला प्रसिद्ध है जयपुर का, ठीक है। तो ये मेला होता है चैत्र शुक्ल तीज को, तीज और चौथ, ये तीज और चौथ को मेला बढ़ता है गणगौर। यानी राजस्थान में अगर कह सकते हो तीज की सवारी अगर प्रसिद्ध है तो वो कहाँ की है, जयपुर की है। कहाँ की है, जयपुर की। वैसे तो तीज की सवारी अलग अलग है, कहीं पर मान लीजिएगा सिर्फ ईश्वर की सवारी है, कहीं पर गौर की सवारी है, कहीं पर अलग अलग प्रकार की, लेकिन कह सकते हो जो मुख्यतः गौर की सवारी आती है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, ठीक है। अब बात करें दूसरा मेला है, वो मेला है बाणगंगा का मेला। किसा, बाणगंगा का मेला, बाणगंगा का मेला। बाणगंगा मेले की बात करें तो ये बढ़ता है विराटनगर में। कहाँ पे, विराटनगर में, जिसका प्राचीन नाम बेराट मिलता है। क्या मिलता है, बेराट, ठीक है। अब बात करें तीसरे मेले की, तो तीसरा मेला बढ़ता है यहाँ पर आपके शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला, और शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू के अंदर। कहाँ बढ़ता है, चाकसू के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब ये मेला बढ़ता कब है, शीतलाष्टमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई, शीतलाष्टमी को ध्यान रखना, ठीक है। शीतला माता का मेला शीतलाष्टमी को, जिसे कहते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, या कैसे कहते हैं, शीतलाष्टमी, ठीक है। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी को ये मेला बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करें तीज की सवारी, एक मेला और बढ़ता है जिसे कहते हैं तीज की सवारी। तीज की सवारी भी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, जयपुर की, ठीक है। और ये चीज जो तीज का त्योहार है ये कब आता है, बात करें अगले मेले की, तीज की सवारी। तीज की सवारी की बात करें तो यह आती है आपकी श्रावण कृष्ण पक्ष तीज के अंदर, ठीक है। तीज की सवारी, बूढ़ी तीज अलग है, ये मुख्य तीज आती है तब ये भी कहा जाता है, ठीक है। बूढ़ी तीज की सवारी अलग होती है और ये तीज की सवारी, सिर्फ तीज की सवारी, ठीक है। तो यह है श्रावण कृष्ण शुक्ल पक्ष में आती है, सॉरी शुक्ल पक्ष में आती है, ठीक है। श्रावण शुक्ल पक्ष में तीज की सवारी और मेला दोनों यहीं पे, ठीक है। मेला यानी जयपुर का सबसे भव्य मेला कह सकते हो, जयपुर का सबसे भव्य मेला लगता है, बाहर से पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है। अब ये हो गए आपके जो प्रमुख मेले थे। इसके बाद चर्चा करेंगे अपन प्रमुख मंदिरों की। किसकी चर्चा करेंगे, प्रमुख मंदिरों की चर्चा हम करेंगे। तो आइए बात करते हैं जयपुर के अंदर बनने वाले प्रमुख मंदिरों। प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले मंदिर का जिसका हम जिक्र करेंगे वो उसका नाम है गलता जी। गलता जी, गलता जी की बात करें तो गलता जी का एक उपनाम आता है, जयपुर के अंदर है गलता जी। गलता जी का उपनाम आता है, इसे इन्हें कहते हैं जयपुर काशी, जयपुर की काशी कहा जाता है, ठीक है। जयपुर की काशी, ध्यान रखना कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, जयपुर की काशी किस तीर्थ को कहा जाता है या किस मंदिर को या किस स्थान को कहा जाता है, गलता जी, ठीक है। और यहाँ पर
बनारस की बात, एक कुंड बना है, बनारस की भांति कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कुंड बना हुआ है, जिसके स्नान का विशेष महत्व है। ठीक है, तो बनारस है उसकी बात ये क्या बना हुआ है? कुंड बना हुआ है। ठीक है, और गलता जी को कहते हैं जयपुर का पुष्कर भी कहते हैं, जयपुर का पुष्कर। ठीक है, ध्यान रखना, जयपुर का पुष्कर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे फैक्ट बता रहा हूं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे एग्जाम पूछे जाते हैं। जयपुर का पुष्कर, और जयपुर का पुष्कर कहते क्यों है? धार्मिक कारण से। किसके कारण? धार्मिक कारण से। यानी जो महत्व है राजस्थान में पुष्कर का है, जो महत्व राजस्थान में पुष्कर का है धर्म के अनुसार, वही महत्व जयपुर का है। जयपुर के अंदर गलता जी का महत्व है। किसका महत्व है? गलता जी का महत्व है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, जयपुर का पुष्कर भी ये कहा जाता है, आपके गलता जी को कहा जाता है। और बात करें जयपुर की काशी, ये भी गलता जी को कहा जाता है। ठीक है, ये अलग अलग फैक्टर ध्यान रखना। और बनारस की बात यहाँ पर एक क्या बना हुआ है? बनारस कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कुंड बना हुआ है, जिसकी स्नान का विशेष महत्व है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करें कि जो गलता जी हैं यहाँ पर अब है ना बंदरों की संख्या ज्यादा है। किसकी? बंदरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, गलता जी का नाम मंकी वैली हो गया। क्या हो गया? मंकी वैली। मंकी वैली किस कारण से? बंदरों की अधिकता के कारण, बंदरों की अधिकता के कारण। ठीक है, अब बात करें गलता जी। गलता जी को एक और फैक्ट के रूप में दिया जाता है, जो ऋषि गालिब थे, जो ऋषि गालिब थे उनकी ये तपोभूमि है। क्या है? तपोभूमि है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि गालिब ऋषि की तपोभूमि है। किसकी? गालिब ऋषि की तपोभूमि है। गलता जी क्या है? गालिब ऋषि की तपोभूमि भी है। यानी जो गालिब ऋषि हुए थे उन्होंने यहाँ पर अपनी साधना की थी, अपनी तपस्या की थी, इसलिए इसे गालिब ऋषि की तपोभूमि के नाम में भी जाना जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं एक, याद रखना गलता जी के बारे में। गलता जी के बारे में बात करें तो यहां पर पृथ्वीराज के शासन के समय, यानी जयपुर के अंदर जो पृथ्वीराज जी का शासन था उस समय रामानुज संप्रदाय की स्थापना थी। किसकी? रामानुज संप्रदाय की। रामानुज संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामानुज संप्रदाय, जिसकी मुख्यतः कह सकते हो कि जो लोकप्रियता वो दक्षिण भारत के अंदर है। कहां पर है? दक्षिण भारत के अंदर। ठीक है, रामानुज संप्रदाय, इन्हें कहा जाता है रामानंद संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय। ठीक है, रामानंद संप्रदाय या रामानुज संप्रदाय, इनकी जो लोकप्रियता है वो दक्षिण भारत में है, लेकिन उत्तर भारत के अंदर कह सकते हो इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहां पे है? गलता जी के अंदर है। कहां पे है? गलता जी के अंदर है। ठीक है, इसी कारण इन्हें कहा जाता है उत्तर तोतादरी। क्या कहा जाता है? उत्तर तोतादरी। उत्तर तोतादरी क्यों? कि जो प्रमुख पीठ है वो तो दक्षिण भारत में है, लेकिन यहां पर है इनकी पीठ। अब ये इसकी स्थापना कैसे हुई? ध्यान रखना, यहीं पर एक नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय की पीठ होती थी। किसकी होती थी? नाथ संप्रदाय की। यानी जिस जगह यहां पर कह सकते हो आज रामानुज संप्रदाय की पीठ है, वहां पर पहले किसकी पीठ होती थी? नाथ संप्रदाय की होती थी। किसकी होती थी? नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय की पीठ होती थी। बात करते हैं कि पृथ्वीराज जी के समय के अंदर रामानुज संप्रदाय के दक्षिण भारत से एक कह सकते हो कि कृष्णदास प्रहरी नाम की, किस नाम से? कृष्णदास प्रहरी। कृष्णदास प्रहरी नाम के विद्वान आते हैं। कहां पर? पृथ्वीराज के दरबार के अंदर, और कहा जाता है कि मेरे को गलता जी के अंदर आप
मेरे को आपकी जो मेरी पीठ है रामानंद संप्रदाय की स्थापना करने की अनुमति दे। लेकिन यहाँ पर पहले से पीठ विद्यमान किसकी थी? नाथ संप्रदाय की। तो यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति थी पृथ्वीराज के सामने कि भाई ऐसा कार्य तो करना उचित नहीं होगा। अब नाथ संप्रदाय के अंदर बात करें तो यहाँ पर विराजमान थे चतुरनाथ जी। ठीक है, चतुरनाथ जी यहाँ पर विराजमान थे। अब दिक्कत ये हो गई भाई यहाँ पर पीठ किसकी हो? अब राजा धर्म संकट के अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक सन्यासी है और ये भी एक सन्यासी है। ठीक है, ये पहले से विद्यमान है और ये कृष्णदास पहले आए हैं पहरी। ठीक है, अब बात होती है कि भाई यहाँ पर पीठ किसकी हो, तब दोनों के अंदर शास्त्रार्थ कराया जाता है। क्या कराया जाता है? इनके मध्य और इनके मध्य शास्त्रार्थ होता है। क्या होता है? शास्त्रार्थ होता है। और कहा जाता है कि जो शास्त्रार्थ में विजेता होगा उसकी पीठ यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो शास्त्रार्थ के अंदर कृष्णदास परेरी की विजय होती है और ये चतुरनाथ जी कह सकते हो कि यहाँ से स्थान छोड़ देते हैं अपना। क्या छोड़ देते हैं? स्थान छोड़ देते हैं। और कृष्णदास परेरी क्या करते हैं कि यहाँ पर अपनी रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना करते हैं। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज को कृष्णदास परेरी ने भगवान कृष्ण के दर्शन करा दिए थे। और बाद में पृथ्वीराज और उनकी जो पत्नी है वो रामानुज संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। किसमें? रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कह सकते हो कृष्णदास पहेरी। पहेरी क्या कहा जाता है? जो सिर्फ दूध का सेवन करता हो। किसका? जो सिर्फ दूध का सेवन करता हो उसे पहेरी कहा जाता है। यानी भोजन नहीं करते, सिर्फ दूध का सेवन करते हैं। पहेरी, कृष्णदास पहेरी। ठीक है, तो इन्होंने इसकी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, और जो यहाँ का मेला है वो बढ़ता है मार्क्सिस्ट कृष्ण प्रतिपदा को। कहा? मार्क्सिस्ट कृष्ण प्रतिपदा को। ठीक है, मार्क्सिस्ट कृष्ण प्रतिपदा को यहाँ पर मेला बढ़ता है। और इस मेले का विशेष महत्व है। इस दिन विशेष महत्व है कि यहाँ पर स्नान करने से जो भी आपने कह सकते हो पापों से मुक्ति मिलती है, या कई प्रकार की आपकी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो ये आपके थे गलता जी का मंदिर। किसका मंदिर? गलता जी का मंदिर। ठीक है, अब बात करें आगे दूसरे तीर्थ की। दूसरे तीर्थ की बात करें तो दूसरा तीर्थ अपना देवयानी तीर्थ। कहां पर? देवयानी तीर्थ। देवयानी तीर्थ। देवयानी तीर्थ की बात करें तो जयपुर से थोड़ी दूर बाहर, लेकिन जयपुर जिले के अंदर ही काउंट होते हैं। सांबर के अंदर इनका मंदिर है। सांबर के अंदर। कहां पे मंदिर है? सांबर के अंदर। ठीक है, और इन्हें तीर्थों की नानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है। ध्यान रखना, तीर्थों की नानी। ठीक है, तीर्थों की नानी कहा जाता है। किस वजह से? पौराणिकता की वजह से। पौराणिकता के कारण इन तीर्थों की नानी कहा जाता है। अब भाई नानी आ गई तो नानी के बाद में भांजा भी आएगा। कौन आएगा? भांजा भी आएगा। तो अब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है यही बता देता हूं आपको। तीर्थों का भांजा वैसे बता रखा है मैंने। तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड तीर्थ को। किसको कहते हैं? मचकुंड, जो धौलपुर के अंदर है। मचकुंड धौलपुर, इसे तीर्थराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थराज भी कहते हैं। ठीक है, मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा इन्हें कहा जाता है। अब भांजा आ गया तो तीर्थों का मामा भी आएगा भाई। तीर्थों का मामा, तो तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर को। किसे कहा जाता है? पुष्कर को। और इसी पुष्कर को कहा जाता है कोंकण तीर्थ। कौन सा तीर्थ? कोंकण तीर्थ। यानी कोंकण तीर्थ भी इसे कहा जाता है। और भी पुष्कर के नाम है, उन्हें कहा जाता है तीर्थराज। क्या कहा जाता है? तीर्थराज। सॉरी, तीर्थराज यहाँ पर नहीं, तीर्थराज इसका नाम है।
तीर्थराज, तीर्थराज, ठीक है, तीर्थराज भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके होंगे प्रमुख प्रमुख फैक्ट थे कि तीर्थों की नानी, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देवयानी तीर्थ की बात करें तो यहाँ पर जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को, ठीक है। मेला कब बढ़ता है इसका? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो इनका मेला है वो वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है, ठीक है। अब ये आ गया आपके देवयानी सांबर के अंदर है, ठीक है, जहां पर इसे शाकंभरी माता भी कई बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकंभरी माता भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के जो फैक्ट होंगे उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कई प्रकार के मंदिर हैं जयपुर के अंदर, उनको पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।